बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बायोमार्कर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बायोमार्कर्स के बारे में सुनने से पहले आप बायो इंडिकेटर्स वाले लेक्चर को एक बार रिव्यू करें, क्योंकि ये टॉपिक जो है बायो इंडिकेटर्स से मुतल्लिक है। बायो इंडिकेटर्स ऐसी स्पीशीज़ को कहा जाता है जो इन्वायरमेंट में केमिकल के चेंज को डिटेक्ट करने में यानी बायो मॉनिटरिंग करने में हेल्पफुल साबित होती हैं, जिनकी मदद से हमें कोई इंडिकेशन मिलती है चेंज में। इन्वायरमेंट के चेंज की इंडिकेशन को हासिल करने के लिए हम बायो इंडिकेटर स्पीशीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बायोमार्कर्स के बारे में जानेंगे। जो बायो इंडिकेटर स्पीशी होती है उनके अंदर कुछ बायोमार्कर्स होते हैं जिनकी वजह से हम उन्हें एज आ इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। बायोमार्कर्स कोई भी मेजरेबल ट्रेट है, मेजरेबल करैक्टर है, कोई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो किसी टॉक्सिकेंट की मौजूदगी में रिस्पोंड करता हो, यानी कि ऐसा ट्रेट जिसमें कुछ तब्दीली आती हो और उस तब्दीली को हम मेजर भी कर सकते हों ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल की वजह से, टॉक्सिकेंट की वजह से। बायोमार्कर्स दरअसल किसी नॉर्मल प्रोसेस में डिस्टरबेंस को कहा जा रहा है। नॉर्मल प्रोसेस को भी इस वजह से हमें जानना होगा। जब तक नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं पता होगी ऑर्गेनिज़म की, तब तक हमें बायोमार्कर की समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमने डिटेक्ट करना है एक नॉर्मल प्रोसेस के अंदर चेंज को, जिसको हम बायोमार्कर कह रहे हैं। वो नॉर्मल प्रोसेस है, वो चेंज होगा वो किसी भी टॉक्सिकेंट की वजह से। तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो टॉक्सिकेंट के, यानी उसकी जो डिस्टरबेंस है किसी करैक्टर के फंक्शन में, करैक्टर से मुतालिक कोई भी अंदर रिएक्शन है या प्रोसेस है। कुछ बायोमार्कर्स हैं, तो बायोमार्कर्स को आप डायग्राम में देख सकते हैं, टेबल में देख सकते हैं। इनमें से चंद बायोमार्कर्स जैसे कि ALAD एक्टिविटी, अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड, डिहाइड्रेटेज एंजाइम है जो कि हीम की प्रोडक्शन के दौरान रिएक्शन करवाता है। अगर कोई फिश है या कोई ऑर्गेनिज़म है उसका एक्सपोजर होता है लेड से, उसके अंदर अगर लेड दाखिल होता है तो उसमें ये वाला जो एंजाइम है ADA ये इनहिबिट हो जाएगा। तो उससे फिर आगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि हीम के अंदर जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की सलाहियत होती है। हीम जो है वो बन रहा है ALAD की एक्टिविटी की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि ALAD एक्टिविटी जो है हमारे लिए एक बायोमार्कर है जो कि लेड के एक्सपोजर को इंडिकेट करता है, मार्क करता है लेड के एक्सपोजर को। दूसरा है cDNA कम्प्लीमेंट्री DNA माइक्रोएरे। ये डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। हम इस टेक्निक के ज़रिए कोई भी ऐसा केमिकल जो कि ट्रांसक्रिप्शन को डिस्टर्ब करता हो, ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करता हो, यानी कि ऐसे जीन्स जिनकी एक्सप्रेशन केमिकल सेंसिटिव होती है, उनके ऊपर हम ये डिटेक्शन करते हैं। दूसरा बाइल कंपोजिशन, अगर बॉडी में किसी चीज़ का एक्सपोजर होता है किसी केमिकल का और वो केमिकल डिग्रेड होने के बाद बाइल के अंदर आ जाता है लीवर से, तो बाइल की कंपोजिशन से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसके अंदर ये केमिकल थे, यानी कि इनका एक्सपोजर हुआ। स्पीगिन प्रोटीन है, ये भी एक बायो इंडिकेटर है जो कि फ़िश के अंदर, मेल फ़िश है जो प्रोड्यूस करती है जब नेस्ट को बिल्ड कर रही होती है। विटिलोजिनिन यॉक बनाने वाली जो प्रोटीन है उसकी मिकदार में कमी या ज़्यादती इस बात को इंडिकेट करती है कि कोई टॉक्सिक अफेक्ट
बॉडी के अंदर मौजूद है। एसिटाइलकोलिन एस्टिरेज़ की एक्टिविटी से पता चलता है कि कोई ऐसा टॉक्सिकेंट है जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को अफेक्ट करता है, कोई ऐसा केमिकल दाखिल हो चुका है बॉडी में या सेल में। रेटिनॉल प्रोफाइल बॉडी के अंदर विटामिन ए रेटिनॉल, ये इसकी मिक़दार इस बारे में इंडिकेट करती है कि इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल मौजूद है जो एंटी टॉक्सिकेंट पर अफेक्ट करता हो। इसी तरह प्रोफाइल्स हैं, डिफरेंट हैं, जिसमें से एक आप पहले बीटानल ऐसे एपोप्टोसिस को डिटेक्ट करने में एक तरीक़ाकार है। आप कह सकते हैं ये भी एक मार्कर की ही टाइप है। मार्कर्स का काम है डिटेक्शन करना। इन मार्कर्स की मदद से हम डिटेक्शन करते हैं। तो हम बायो इंडिकेटर स्पीशीज़ के अंदर जो डिफरेंट मार्कर्स हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेशन के लिए, उन मार्कर्स के बारे में देख रहे थे। तो बायो इंडिकेटर जो होते हैं वो अपने अंदर कोई ऐसे करैक्टर्स रखते हैं जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हों। वो करैक्टर्स या वो ट्रेड जो हैं बायो मार्कर्स कहलाते हैं। बायो मॉनिटरिंग का एक टॉपिक होगा अलग से इस कोर्स के अंदर। उस दौरान हम ये पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को वक्त के साथ साथ एक ड्यूरेशन में थोड़े से गैप के साथ साथ हम डिटेक्ट करते रहते हैं। इन्वायरमेंट में होने वाले केमिकल चेंजेस को हम डिटेक्ट करते हैं, उसको हम बायो मॉनिटरिंग कहते हैं। तो बायो मॉनिटरिंग के दौरान हमें बायो मार्कर्स से पता चलता है कि इन्वायरमेंट में कोई कंटेमिनेशन हो गई है, तो हमें जल्द ही पता चल जाता है इनकी वजह से। इससे पहले कि इरिवर्सिबल डैमेज आए या सब लीथल इफेक्ट आए, उससे पहले बायो मार्कर से हमें पता चल जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर गुड बायो मार्कर की। जो अच्छा बायो मार्कर होता है उस ट्रेट को हम इजीली मेजर कर सकते हैं, और इसको मेजर करने का मेथड चीप होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए मेथड, और मेजरमेंट जो हो वो किसी एक स्पेसिफिक टॉक्सिकेंट के लिए की जा रही हो। मतलब कि जो मार्कर है वो सेंसिटिव हो किसी एक टॉक्सिकेंट के रिज़ल्ट पर, किसी एक टॉक्सिकेंट की मौजूदगी पर। और बायो मार्कर है जो वो इस बात को भी इंडिकेट कर रहा हो, इस बात को समझने के काबिल बनाए हमें कि कितनी कंसंट्रेशन थी और उस कंसंट्रेशन का रिस्पॉन्स कितना आ रहा है। डोज रिस्पॉन्स जो हम आर्टिफिशियल इंजेक्ट करेंगे उसके लिए वर्ड डोज यूज़ किया जाता है, जो नेचुरल में मौजूद होता है वो कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कहलाता है। इसके लिए भी एक अलग से टॉपिक होगा जो कि टॉक्सिकोलॉजी के कोर्स में है। तो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में टॉक्सिकेंट की मिकदार बढ़ रही थी तो उसके लिए बायो मार्कर का रिस्पॉन्स भी बढ़ रहा था, मतलब कोई और आल्टर्ड एक्टिविटी शो की जा रही थी नॉर्मल से हट के। जब एक लिमिट से ज़्यादा टॉक्सिकेंट लगाया जाएगा तो उस सूरत में दोबारा से रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। हो सकता है जो प्रोटीन इस स्टिमुलस के लिए बन रही थी, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो बन रही थी वो हाई टॉक्सिकेंट इसी के लेवल को ज़्यादा होने की वजह से वो प्रोटीन ना बन रही हो। इसके अंदर यही बात बताई गई है कि प्रोटीन ना बनने की वजह से रिस्पॉन्स मज़ीद नहीं आ रहा होगा या ट्रांसक्रिप्शन मज़ीद नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन इनिबिशन की वजह से ये रिस्पॉन्स डिक्रीज़ हो रहा है। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। इसी से मुतल्लिक कि हम मेजर कैसे करते हैं, अलग से इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कोर्स में। गुड बायो मार्कर्स हैं जो वो क्लियर होने चाहिए हर एक स्पीशी के, और वो इतना लायक बनाए हमें कि सिंगल डोज के रिस्पॉन्स में सिंगल
यानी कि केमिकल है उसको हम फाइंड कर सकें, सिंगल केमिकल को फाइंड करने की। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि किसी एक केमिकल के रिज़ल्ट को फाइंड करना, यानी बायोमार्कर के ऊपर किसी एक केमिकल के रिज़ल्ट को फाइंड करना, क्योंकि अक्सर बायोमार्कर सेंसिटिव होते हैं बहुत सारे केमिकल्स से, तो उनका मल्टीपल का कलेक्टिव एक रिज़ल्ट आ रहा होता है बायोमार्कर में। तो उसको डिटेक्ट करना कलेक्टिवली, जब बहुत सारे केमिकल्स पानी के अंदर मौजूद हैं तो उनमें से किसी एक का रिज़ल्ट फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो बायोमार्कर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है बायोमार्कर ऑफ एक्सपोजर, वो सिर्फ इतना बताते हैं कि केमिकल बॉडी के अंदर दाखिल हुआ या नहीं हुआ। और बायोमार्कर ऑफ अफेक्ट हैं जो वो इतना बताते हैं कि क्या अफेक्ट हो रहा है, कितनी मिकदार में, कंसंट्रेशन के लिहाज से उनके अंदर, यानी कि क्वालिटेटिव के बजाय आप ये कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव इफेक्ट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और जबकि बायोमार्कर ऑफ ससेप्टिबिलिटी हैं, ससेप्टिबिलिटी तो होना बायोमार्कर में ज़रूरी है, तभी हम उनको बायोमार्कर कह रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी एनिमल को विरासत में मिली प्रॉपर्टी है। ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होती है। अगर एनिमल या सेल या ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबल ना होता, रेजिस्टेंट होता या टॉलरेंट होता किसी केमिकल के लिए, तो फिर उसने रिस्पॉन्स तो शो नहीं करना था, तो हमें पता भी नहीं चलना था, एज अ बायोमार्कर भी उसको हम इस्तेमाल ना कर पाते। तो ये ससेप्टिबिलिटी के जो बायोमार्कर्स हैं ये विरासत में मिलते हैं हर एक केमिकल के लिए, जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसकी अल्टर्ड फंक्शनिंग के लिहाज से। तो ये तकरीबन मेन बातें थी इस टॉपिक से मुतल्लिक कि बायोमार्कर्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, बायोमार्कर गुड बायोमार्कर्स की, बायोमार्कर्स को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और एक टेबल के अंदर हमने कुछ बायोमार्कर्स की टाइप को देखा। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्वायरमेंट में कौन सा केमिकल का अफेक्ट है। तो ये ऐसे ही पता नहीं चल जाता कि इस बायो, जैसे कि फ़र्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि इधर लेड का अफेक्ट है एडीए एएलएडी एंजाइम की एक्टिविटी पर, यानी कि लेड जो है इसका इनहिबिटर है। तो हमें ये ऐसे ही नहीं पता चलता, इसके लिए रिसर्च होती है, इसके लिए मुकम्मल एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए जाते हैं। उनका रिज़ल्ट में अगर हमें सिग्निफिकेंस नज़र आती है, उनके जो स्टेट अप्लाई करने के बाद उसके रिज़ल्ट में अगर आपको सिग्निफिकेंस नज़र आती है आर्टिफिशियल प्रैक्टिकल के दौरान, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि इस केमिकल की वजह से इस एंजाइम की अमाउंट ज़्यादा हो रही है। वरना ये कोई ऐसे फ़र्ज़ की हुई बात नहीं होगी कि पहले से ये फाइंडिंग्स की गई हैं। तो हम दरअसल इस टॉपिक में, बल्कि इस बुक के अंदर ये तमाम हम रिसर्च पेपर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इसमें पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट वगैरह लिखे जा रहे हैं, और ऑथर्स भी आप डिफरेंट नेम, रेफरेंसेस हर एक टॉपिक के एंड में, साइटेशंस हैं, रिव्यू रेलिवेंट लिटरेचर भी दिखाया गया है यहाँ पर। तो हम ये जितनी भी बातें इससे मुताल्लिक़ कोर्स में कर चुके हैं, ये जितने भी टॉपिक हैं जो इसमें, ये तमाम हर एक रेफरेंस के साथ हमने बात की है, बग़ैर रेफरेंस के यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई है। इसके अंदर आप कोर्स आउटलाइन को एक बार देख लें कि कोर्स आउटलाइन में हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो ये कोर्स है सामने, इसमें जो हाइलाइटेड एरिया है ये तमाम आप रीड कर चुके हैं। इनमें हमने ये तमाम चीज़ें, ये जितनी भी दोनों बुक इस्तेमाल की हैं, ये तमाम रिसर्च और रिव्यू आर्टिकल्स को ही कंपाइल करके बनाई गई हैं। ये वाली जो 2 बुक्स हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर,
ठीक है। इसमें ये वाला टॉपिक हमने लास्ट अभी बायोमार्कर्स वाला डिस्कस किया है। तो बाकी जो रहते हैं टॉपिक इधर से लेकर एग्जामिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स, रिलेशनशिप और टॉक्सिसिटी टेस्टिंग वगैरह, ये तमाम जो बाकी टॉपिक हैं रेगुलेशंस तक, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस तक, उसके लिए आप ये फ़र्स्ट बुक यूज़ करेंगे टेलर फ्रांसिस वाली, या जो हम ये वाली जो फ़र्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं इसमें से ये सारा मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा। और नीचे बायो इंडिकेटर से लेकर बिहेवियरल इफ़ेक्ट तक के लिए हमने ये वाले इस बुक को, सेकंड वाली जो बुक है, इसको इस्तेमाल किया है। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स मौजूद हैं रिसर्च पेपर्स की फॉर्म में।